पुस्तक 9वीं लेक्चर नंबर 65। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोहे सौवसावनम्। परमीयमोक्षपदेशं पदेश संकन्ति विरह्यं सौवगयं। पयणीयधम्मुवयेशम् वोच्छामि पदेश संकमं निस्संकम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुड़ तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें भी हम पृष्ठ संख्या 445 पर आ गए। 445। अभी उत्तर प्रकृति संक्रम प्रदेश संक्रम की बात हम देख रहे थे। अब कल से तो ये संक्रम स्थानों का प्रकरण शुरू हुआ है। 438 से ये प्रकरण शुरू हुआ था, 438 पेज से। यहाँ लिखा है ना, संक्रम स्थानों का प्रकरण है। ये जो प्रदेश संक्रम स्थान है, यानी प्रदेशों के संक्रमण जो होते हैं, उसमें कितने परमाणुओं का संक्रमण होता है। तो मिनिमम पॉसिबल, जिसको हम जघन्य कहते हैं, उस स्थान से लेकर कितने ही परमाणु बढ़ते हुए जो उत्कृष्ट तक के जो अलग अलग स्थान होंगे, उसको हम कहेंगे प्रदेश संक्रमण स्थान। और ये प्रदेश संक्रमण स्थान अलग अलग प्रकृतियों में हम देखेंगे। इसमें तो 2 ही अनुयोग द्वार है, एक है प्ररूपणा और एक है अल्पबोध। उसमें भी ये जो प्ररूपणा चलेगी, हमने 440 पृष्ठ पर देखा था। देखो, ये जगन्य की बात पहले हम देख लें। 439 पृष्ठ पर मिथ्यात्व प्रकृति की बात चलेगी। यहाँ पर पहले मिथ्यात्व प्रकृति के संक्रम स्थान कितने हैं, ऐसा पूछा गया था। तो उसके जघन्य से शुरू करते हैं। तो यहाँ सूत्र था, वो कैसे घटित करना है। तो मिथ्यात्व का जो जघन्य संक्रम स्थान जो है, प्रदेश संक्रम स्थान, उसको हम यहाँ घटित करना चाहते हैं। तो पहले उसका जघन्य सत्कर्म कहाँ होता है और जघन्य संक्रम कहाँ होता है, उसकी बात उठाई है। 439 पृष्ठ पर जो सूत्र है, वहाँ लिखा है, मिथ्यात्व का अभव्यों के योग्य जघन्य कर्म के आश्रय से जघन्य संक्रम स्थान होता है। अभव्यों के योग्य जघन्य सत्कर्म जिसको कहेंगे। अभव्यों के योग्य जघन्य कर्म का अर्थ क्या है? ये जो क्षपित कर्मौषिक जीव है और एकेंद्रियों में लंबे काल तक रहा है, कर्म स्थिति प्रमाण, उसके जरूरी नहीं है कि वो तो समय दृष्टि होना चाहिए पूर्व भव में, या ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो अभव्य भी जितना मिनिमम कर सकता है, उतना कर्म लेकर, यानी एकेंद्रियों के योग्य जघन्य कर्म लेकर वहां से निकला है जीव। फिर वहां से वो असंगी में उत्पन्न हुआ। ये भव्यों में जितने शपिक कर्मौषिक को मिनिमम होता है, उतना तो अभव्य को नहीं होगा, क्योंकि वाक में तो हमने देखा था 4 बार शपक श्रेणी चढ़ के। हाँ। परंतु इसको क्या कहेंगे, जो एकेंद्रियों में जघन्य करता है, उसको एकेंद्रियों के योग्य जघन्य कह दिया। हाँ। उसी की यहाँ पर बात है। तो वहाँ उसके पश्चात वहाँ से निकला है। देखो यहाँ नीचे के पैराग्राफ 439 नीचे के पैराग्राफ में लिखा है, यानी जघन्य कर्म के साथ आकर असंगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न होकर तथा पर्याप्त होकर पुनः देवायु का बंध कर, असंगी में पर्याप्ति पूर्ण होने पर देवायु का बंध किया पर्याप्त अवस्था में,
क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में देवायु का बंधन नहीं होता है, ना नरकायु का होता है। अतिशीघ्र मरकर और देवों में उत्पन्न होकर, अंतर्मूर्त में मरा और देवों में उत्पन्न हुआ। 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर इसके बाद प्रथम सम्यक्त्व को उत्पन्न करें, प्रथमोपशन सम्यक्त्व प्राप्त किया। फिर वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर 2 66 सागर काल तक सम्यक्त्व का पालन किया और अंत में अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर दर्शन मुनि की क्षपणा के लिए जो उद्यत हुआ। तो क्षपणा के लिए पहले क्या करते हैं, अभी विषय योजना होती है उसके बाद, यहाँ नहीं, दर्शन मुनि में क्या क्या होता है। तो 3 करण परिणाम मांडे जाते हैं। पहला है अधक करण, यानी अधक प्रवृत्त करण जिसको कहेंगे, दूसरा है अपूर्व करण और तीसरा है अनुवृत्ति करण। ये जो पहले औपशमिक सम्यक्त तो प्राप्त किया था, तभी शुरू में एक अंतर्मूर्त तक गुण संक्रमण हुआ, उसके बाद विद्यात संक्रमण हुआ और औपशमिक सम्यक्त तो चल रहा। अंतर्मूर्त के बाद वो वेदक समय दृष्टि हुआ, उसका विद्यात संक्रम ही चल रहा है। कब तक? अब ये जो दर्शन मुनि की क्षपणा के लिए 3 करण मांडेगा, तो उसके अधक प्रवृत्त करण के अंतिम समय तक विद्यात संक्रमण है। अपूर्व करण से उसका गुण संक्रमण शुरू हो जाता है। इसलिए उस पॉइंट तक हमको लेना है, वो अंतिम समय लेना है। अधक प्रवृत्त करण का अंतिम समय, वहां पर उसका द्रव्य मिनिमम पॉसिबल हो गया है और वहीं पर परिणाम वहां पर कितने हैं अलग अलग जीवों के, तो कहते असंख्यात लोक प्रमाण। उसमें से जो जघन्य में जघन्य विशुद्ध वाला परिणाम है, उसके कारण होने वाला संक्रमण है, वो मिनिमम पॉसिबल है, जघन्य संक्रमण है। वो पहला स्थान है, जघन्य स्थान, जघन्य संक्रमण स्थान। वहाँ का जो सत्कर्म है उसको हमने S1 कहा, S1। और वहाँ जो परिणाम है अलग अलग J1, J2, J3 कहा। और वहाँ का जो संक्रमण है उसको हमने X नाम दिया। तो वहाँ X1, X2 वगैरह स्थान उत्पन्न हो गए। जघन्य परिणाम से X1, परिणाम नंबर 2 J2 से X2। वो सत्कर्म है ना, S1 उतना ही रखना और परिणामों को पलटाना अलग अलग जीवों की अपेक्षा। तो वहाँ अलग अलग जीवों के अलग अलग संक्रमण स्थान उत्पन्न हो गए। परंतु पहले X1 से X2 वाला स्थान है वो अधिक परमाणु वाला है। तो जघन्य में जघन्य कौन सा है? वो X1 वाला स्थान है। यही वहां से शुरू करेंगे अभी बताने के लिए। ये तो हमने पढ़ा था ऑलरेडी। तो यहाँ देखते हैं नीचे से तीसरे ना, उसके अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समय में विद्यमान होने पर, यानी वहाँ जो जीव स्थित है उसके जघन्य परिणाम निमित्तक, वहाँ परिणाम अलग अलग हो सकते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण, परंतु उस जघन्य परिणाम के कारण होने वाला विद्यात संक्रम रूप से सबसे जघन्य प्रदेश संक्रम स्थान होता है। इसको हमने X नाम दिया था, X1। अभी आगे का सूत्र 440 पृष्ठ पर है। उसी कर्म में असंख्यात लोक प्रतिभाग अधिक दूसरा संक्रम स्थान होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ परिणाम अलग अलग है। अभी सत्कर्म उतना ही रखा और परिणाम पलटे, तो यहाँ होने वाला जो संक्रम स्थान है वो दूसरा संक्रम स्थान मिला। तो पहले संक्रम स्थान से दूसरा संक्रम स्थान में परमाणु कितने अधिक है? सूत्र में क्या लिखा? असंख्यात लोक प्रतिभाग अधिक, यानी पहले समय में जितना संक्रमण हुआ उसको असंख्यात लोक का भाग देंगे तो एक भाग प्रमाण अधिक हुआ। वो X1 में उतना डालेंगे तो X2 का प्रमाण आएगा। इसको हम संक्रमण स्थान विशेष भी कहेंगे, एक ही बात है। उसको वहां बताया था, देखो, अधः प्रवृत्त करण के अंतिम समय में, सेकंड लाइन पढ़े उसकी, असंख्यात लोक मात्र परिणाम स्थान होते हैं। ये यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा, त्रिकालवर्ती अनंत जीवों की अपेक्षा, यहाँ पर जो दर्शनमुखी क्षपणा करने वाले अधकरण का जो अंतिम समय है, वहाँ अलग अलग परिणाम के वेरिएशंस असंख्यात लोक प्रमाण है, उसकी बात चल रही है। तो जघन्य परिणाम से लेकर उत्कृष्ट परिणाम तक 6 वृद्धि क्रम से अवस्थित है। यानी यहाँ तो जितने जघन्य से उत्कृष्ट परिणाम हम एक लाइन में लिखेंगे तो केवल वो असंख्यात लोग 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं है।
तो उसमें असंख्यात लोग बार षटस्थान पतित वृद्धि होगी। एक षटस्थान होती तो एक बार अनंत गुना हुआ, और बीच में अनंत भाग वृद्धि होगी, असंख्यात भाग वृद्धि, 6 वृद्धि होते होते एक बार अनंत गुण वृद्धि हुई, फिर दूसरी बार हुई, फिर तीसरी बार हुई, ऐसे असंख्यात लोग बार इतने स्थान है परिणामों के इतने स्थान है। परंतु यहाँ विशेषता ये है कि कितने ही परिणाम स्थानों के लिए वही कॉमन संक्रमण स्थान होगा। जवन के आगे एक परिणाम पलटा, दूसरा पलटा, तीसरा पलटा, चौथा पलटा, तो असंख्यात लोग का एक लॉट करेंगे, तो उतने लॉट के लिए संक्रमण स्थान वही होगा X1 वाला। फिर आगे वाला लॉट लेंगे, उसमें से जो जगह ने उसको हमने J2 नाम दिया, तो उसके कारण नया संक्रमण स्थान होगा जिसका हमने नाम दिया है X2। सत्कर्म उतना का उतना ही रखा, तो उसके कारण अभी यहाँ दूसरा स्थान X2 नाम का मिलेगा। J2 बदला, परंतु ये J1, J2, J3 कैसे सिलेक्टेड है। टोटल परिणाम स्थान जितने असंख्यात लोग है उसका ये असंख्यातवां भाग है। फिर भी ये जो सिलेक्टेड J1, J2, J3, J4 है उनकी भी संख्या कितनी है, तो असंख्यात लोग है। तो इतने ही X1, X2, X3 वगैरह संक्रमण स्थान उत्पन्न होंगे। हमने प्रदेश सत्कर्म उतना ही रखा, सत्कर्म ने सत्ता में प्रदेशों की संख्या। फिर भी परिणामों के वश यहाँ असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग संक्रमण स्थान उत्पन्न हुए, जिसको हम कहेंगे X1, X2, X3, X4। यही बात यहाँ हमने पढ़ी। ये तो कल हुई थी बात, ये सबको हमने नाम भी दिए थे। यानी ये चुन चुन कर ग्रहण किए परिणाम स्थानों को हमने नाम दिया J1, J2। यानी ये J1 से J2 भी अनंत गुना होगा, J2 से J3 भी अनंत गुना वाला है, परंतु संक्रमण स्थान अनंत गुना नहीं होगा। J1 के कारण X1 हुआ, J2 के कारण X2 हुआ, तो X1 से X2 कितना अधिक है, तो असंख्यात लोग वाला भाग अधिक है। परंतु J1 से J2 परिणाम कितना है, तो अनंत गुना है, उसकी विशुद्धि अनंत गुना जाता है। ये तो हमने बात पढ़ी थी। अब आगे का सूत्र देखेंगे 442 पर। तो कहते इस प्रकार जघन्य कर्म में, जघन्य कर्म का नाम हमने S1 नाम दिया था। जघन्य परिणाम कायम रखा और परिणामों को पलटा, तो जितने परिणाम को पलटे हमने J1, J2 उतने ही संक्रमण स्थान हो गए। तो जघन्य कर्म में असंख्यात लोक प्रमाण संक्रमण स्थान होते हैं, जिसको हम कहेंगे X1, X2, X3, X4 कितने हैं, तो लास्ट XL तक असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएंगे। अब उसके नीचे देखते हैं 442 का नीचे का सूत्र। उससे जघन्य सत्कर्म में एक प्रदेश, अभी हमने सत्कर्म पहले वही का वही रखा था S1, अब उसमें एक प्रदेश डालो, एक्स्ट्रा एक परमाणु बढ़ाओ, 2 परमाणु बढ़ाओ, 3 परमाणु बढ़ाओ। यहाँ क्या लिखा है सूत्र में, जघन्य सत्कर्म में एक प्रदेश अधिक या 2 प्रदेश अधिक या इस प्रकार एक एक प्रदेश अधिक होते हुए अनंत भाग अधिक होने पर वे ही संक्रमण स्थान होते हैं। अनंत भाग यानी उसका अनंतवा भाग बढ़ाओ उसमें, फिर भी वही संक्रमण स्थान वही होता है। यहाँ तो ये बात ये भी बताई थी, जघन्य परितानंत से भाग देकर जितने आएंगे उतने भी बढ़ाओ, तो भी वो संक्रमण स्थान वही का वही रहेगा, J1 के कारण होने वाला X1। यानी सत्कर्म हमने 1 परमाणु बढ़ाया, 2 परमाणु बढ़ाया, 3 परमाणु बढ़ाया, असंख्यात बढ़ाए, फिर भी कब तक, जब तक ऐसा सत्कर्म मिलेगा कि संक्रमण स्थान दूसरा मिलेगा, वो पहले वाली परिपाटी नहीं चलेगी। पहले कितने मिले होंगे, S1 के कारण X1 से लेकर XL तक असंख्यात लोक प्रमाण। अभी सत्कर्म का परमाणु इतने बढ़ाओ कि उसके कारण नई परिपाटी होगी, उसको हम कहेंगे Y1। तो कहते हैं यह 443 443 पेज पर ये जो सूत्र लिखा है, यहीं से अपना ये तो कल का विषय है। असंख्यात लोक प्रमाण द्रव्य के प्रक्षिप्त करने पर दूसरी संक्रमण स्थान परिपाटी होती है। यानी जो हमने कितना द्रव्य डाला, तो S1 में जितना था उसको असंख्यात लोक का भाग दिया,
और वो उसी में मिला दिया, तो वहाँ जो सत्कर्म स्थान मिला उसको हम स2 कहेंगे। उसके कारण परिणाम तो वे की वही रहेंगे। अब वहाँ जो परिणाम स्थान उत्पन्न होंगे उसको हम कहेंगे y1, y2, y3, y4। इसको कहेंगे दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी। परिपाटी यानी उसकी सीरीज तैयार होगी, नहीं, जितने परिणाम वहाँ उतने ही स्थान उसमें भी होंगे। अब उसके आगे बढ़ते हैं 444 पृष्ठ पर। जघन्य सत्कर्म में मैं सूत्र पढ़ रही हूँ। जघन्य सत्कर्म में जो जघन्य प्रक्षेप है, जो हमने इतना मिलाया कि वहाँ नई परिपाटी शुरू हुई, उसको कहेंगे प्रक्षेप। तो ये प्रक्षेप कितना है, तो स2 हमें जो मिला नया, तो स1 में कितना मिलाया तो स2 मिला, उसको कहेंगे प्रक्षेप। अपनी भाषा में स2 माइनस स1, ये जो प्रमाण है। तो जघन्य सत्कर्म में जो जघन्य प्रक्षेप है, उससे जघन्य सत्कर्म में जो दूसरा संक्रम स्थान विशेष है वह असंख्यात गुना है। ये जो हमने बढ़ाया, परमाणु की संख्या बढ़ाई, स1 से स2 किया, उससे जघन्य सत्कर्म में जो दूसरा संक्रम स्थान था, देखो ये जरा अटपटी भाषा लगती है अपनी भाषा में। x1 से x2 का जो डिफरेंस था, वहाँ क्या संक्रम स्थान का डिफरेंस है, और यहाँ स1 से स2 का डिफरेंस, ये सत्कर्म स्थान का डिफरेंस है। तो स1 से स2 में जो डिफरेंस था, जिसको हम सत्कर्म प्रक्षेप कहते हैं, उससे असंख्यात गुना x1 x2 का डिफरेंस है। अपनी भाषा में कहना तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, तो हमें सत्कर्म प्रक्षेप मिलेगा, स1 स2 का डिफरेंस मिलेगा। अब यहाँ 445 पृष्ठ पर कहते हैं, वो तो किसकी अपेक्षा वो प्रोपोर्शन बताया, दो संक्रम स्थान का, इसको संक्रम स्थान विशेष कहेंगे। x1 और x2 में जो डिफरेंस है उसको कहेंगे संक्रम स्थान विशेष। और यहाँ जो हम देख रहे हैं वो सत्कर्म प्रक्षेप। अब कहते हैं ये जो हमने स2 स1 का जो डिफरेंस है, उसको हमने किसकी अपेक्षा तुलना से बताया, x2 माइनस x1 की अपेक्षा बताया। अब कहते ये जो डिफरेंस है वो स1 की अपेक्षा बताएंगे। सत्कर्म, जघन्य सत्कर्म के आश्रय से उसका प्रमाण लाएंगे। यानी ये जो डिफरेंस है वो जघन्य सत्कर्म के कितने भाग प्रमाण है, ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं 445 पृष्ठ पर, देखो यथा 736 नंबर का पॉइंट, एकेंद्रिय संबंधी एक समय प्रबद्ध को स्थापित कर, क्योंकि वहां से निकला है ना, द्व्यर्ध गुणहानि से गुणित करने पर एकेंद्रिय संबंधी सत्कर्म आता है। इतना सत्कर्म लेकर वो असंगी में आया है, फिर देव में गया और वहां सम्यक को प्राप्त किया। तो इसलिए अंतर्मुहूर्त तक उसने मिथ्यात्व का जो संगी असंगी के असंगी असंगी के योग्य बंध भी किया है। उस काल में क्या है, नया बंध अधिक हुआ, तो एकेंद्रियों के जो समय प्रबद्ध थे उसका उत्कर्षण हुआ। इसलिए कहते हैं अंतर्मुहूर्त से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण भागहार को उसके भागहार रूप से स्थापित करना। यानी स12 हम कहेंगे 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध, स यानी समय प्रबद्ध, 8 की 1 गुणहानि, 12 यानी 1.5 गुणहानि। इतना द्रव्य था तो एक समय में कितना उत्कर्षित हुआ, तो उत्कर्षण भागहार से भाग दे तो उतना हुआ। तो अंतर्मुहूर्त में कितना हुआ, तो उसको अंतर्मुहूर्त से गुणा किया, तो गुणा करने के बदले भागहार को भागहार बनाया, क्योंकि भागहार का भागहार गुणकार होता है। इसलिए अंतर्मुहूर्त से भाजित उत्कर्षण भागहार से उसको भाग दिया। इस प्रकार स्थापित करने पर असंगी पंचेंद्रियों में और देवों में उत्कर्षण को प्राप्त हुआ द्रव्य आता है। एक इंद्रिय का द्रव्य जितना उत्कर्षित हुआ उसको लिया। इस प्रकार उत्कर्षित हुए द्रव्य को 266 सागर काल के भीतर गलाता है। क्यों? क्योंकि अभी उसने सम्यक को प्राप्त किया है, एक निश्चित, और 266 सागर तक उसका एक निश्चित गलता जाएगा, उतना उसका द्रव्य कम हो रहा है मिथ्यात्व का। इसलिए उस काल के भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानि शलाकाओं का विरलन करके
और विरलित राशि के प्रत्येक एक को दूना करने पर परस्पर गुणा करने से जो राशि उत्पन्न हो, इसको हम कहेंगे अन्योन्याभ्यस्त राशि। क्यों निकालना? मान लेते 4 बार आधा हुआ, 4 बार आधा हुआ तो हम क्या कहिए, 4 हमारी नाना गुणानी हुई। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 16 होता है, तो शेष द्रव्य कितना रहा? 16। तो ये जो अन्योन्य व्यस्त 16 है उससे भाग दो, यानी 16वां भाग शेष रहा, इसलिए उसको भाग देंगे अन्योन्य व्यस्त राशि से। इतने काल के भीतर गलाकर जो शेष राशि बचती है तत्प्रमाण, यानी इतनी राशि अभी अधः प्रवृत्तिकरण के अंतिम समय में सत्कर्म है उसका, तत्प्रमाण अधः प्रवृत्तिकरण के अंतिम समय में जघन्य सत्कर्म आता है। इसको हमने S1 नाम दिया, S1। इसमें से अभी संक्रमण होगा उस समय। अब इसमें से अधः प्रवृत्तिकरण के अंतिम समय में संक्रमित होने वाला द्रव्य लाना चाहते हैं, यानी यहाँ पर जो संक्रमण होगा, कौन सा संक्रमण चल रहा है यहाँ पर? विद्यात संक्रमण। तो क्या करेंगे? विद्यात संक्रमण भागाहार से भाग देंगे। हाँ? गुणश्रेणी निर्जरा यहाँ नहीं होती, नहीं होती है। अच्छा, 6ठे 7वें गुणस्थान में जो गुणश्रेणी होती है उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, तो वो सब वो उतना गल गया उसका, उसमें क्योंकि गुणहानि में आ गए ना, वो गुणश्रेणी से जो माल निकला है तभी तो वो आधा जल्दी हो जाएगा, हो सकता है। हाँ, उतना जाएगा तो उसको हमने अन्योन्य व्यस्त राशि में ले लिया है। जितना चला गया है, कितने काल तक किया, कितने ने, उसकी हमने नाना गुणहानि शलाका निकाली है, अन्योन्य व्यस्त राशि निकाली है। यानी जितना आधा 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 होते गया है, बीच में वो 2 66 सागर तक मुनि अवस्था ही होगी और उस काल में गुणश्रेणी भी होगी। तो गुणश्रेणी होगी तो उसका वो आधे आधे में तो इंक्लूड कर दिया उसका। कैन वी डू दैट? बिकॉज जो गुणश्रेणी रूप तो असंख्यात गुणा जाता है, तो वहाँ पे फिर भी कितना भी असंख्यात गुना जाने दो। हमने क्या देखा? पूरे कर्मों के जितना पूरे उसके इतने सालों तक, इतने भवों तक, करोड़ों वर्षों तक उसका एक समय में, तो फिर भी लास्ट समय में उसका असंख्यात गुणा द्रव्य शेष रहता है। हाँ। ऐसा है ना, उसको हमने गुणहानि में ले लिया। उसकी गुणहानि इतनी नहीं होती, अगर नॉर्मल रहता 4थे 5वें गुणस्थान में तो उसकी गुणहानि ज्यादा नहीं होती। 16वां भाग शेष रहना है, वो 16वां भाग शेष रहना, तो उसने कितने काल में लिया उससे कोई मतलब नहीं रहता। नहीं, ये तो जघन्य द्रव्य की बात चल रही है। जघन्य में जघन्य की नहीं, जघन्य द्रव्य हर एक का, जघन्य द्रव्य किसी एक के लिए नहीं, उसका कम नहीं होगा, ये मिनिमम पॉसिबल है। जिसने उसके नाना गुणानी ज्यादा होगी, तो ये जिसकी मैक्सिमम है उसी को यहाँ लेना है। जघन्य में जघन्य किसको होता है? वो निग्लिजिबल है, इसलिए ऐसा नहीं, निग्लिजिबल नहीं है। देखो, स्लोली जाओ या फास्ट जाओ, हाँ। आपके पास एक कोई वो जो ड्रिप लगाई है, हाँ। वो आधी होनी है हमको, हाँ। तो आधी 5 मिनट में हो या आधे घंटे में हो, हाँ। आधी हुई, हमने आधी को गिना है। हाँ। फिर उसका आधा करो, हाँ। उसका आधा करो, तो कितनी बार होता है उससे कुछ मतलब नहीं है ना। यानी हमें नाना गुणानी में वहाँ शेष द्रव्य का प्रमाण मिल जाता है। अन्योन्य व्यस्त राशि से हम भाग देंगे तो वहाँ द्रव्य जघन्य है। यहाँ जघन्य द्रव्य को कैसा लेना उसकी बात है। अब उसके आगे तो उसको हम जघन्य द्रव्य को भाग देना है विद्यात भागाहार से, इसलिए कहा, इसलिए नीचे से 6ठी लाइन, अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण विद्यात भागाहार के द्वारा उसको भाजित करने पर जघन्य संक्रम स्थान उत्पन्न होता है। ये भागाहार भी अलग अलग है, जितने परिणाम है ना, J1 J2 J3 J4, उसमें भागाहार भी अलग अलग होगा। पहले परिणाम से भागाहार बड़ा होगा तो संक्रमण कम परमाणुओं का होगा। J2 J3 अनंत गुणे वाले हैं तो उसका भागाहार कम होगा,
तो संक्रमण ज्यादा परमाणुओं का होगा। पुनः उसमें तत्प्रायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण भागाहार का भाग देने पर द्वितीय संक्रमण स्थान के विशेष का प्रमाण होता है। यानी ये जो हमें x1 मिला, तो x1 को यथायोग्य असंख्यात लोक से भाग देना, तो x2 और x1 का डिफरेंस मिला। इसको क्या कहेंगे? द्वितीय संक्रमण स्थान का विशेष। x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक प्लस x1। हाँ, वो x1 में मिला तो x2 आएगा। पुनः असंख्यात लोक प्रमाण भागाहार का उसमें भाग देने पर x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक, ये क्या है? संक्रमण स्थान का डिफरेंस है। x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक, इतना x1 में मिला दो x2 तो x2 आएगा। यानी इसको हम क्या कहेंगे? संक्रमण स्थान का विशेष। अब इस संक्रमण स्थान विशेष को और एक यथायोग्य असंख्यात लोक से भाग देंगे तो हमें सत्कर्म स्थान का विशेष यानी प्रक्षेप मिलेगा। सवन सटू का डिफरेंस मिलेगा। यही बात बता रही, देखो। पुनः अन्य असंख्यात लोक, नीचे से तीसरी लाइन, अन्य असंख्यात लोक प्रमाण भागाहार का उसमें भाग देने पर सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण आता है। सत्कर्म प्रक्षेप में सवन सटू का डिफरेंस, ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के सत्कर्म प्रक्षेप को, ये जो प्रक्षेप है सत्कर्म का जो डिफरेंस है, उसको प्रतिराशीभूत जघन्य सत्कर्म के ऊपर प्रक्षिप्त करने पर सवन में इसको मिलाएंगे। ये जो अभी हमने सत्कर्म प्रक्षेप, एक सत्कर्म प्रक्षेप की वैल्यू है कितनी है? x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक असंख्यात लोक। इसको सवन में डालेंगे, सत्कर्म जघन्य सत्कर्म में डालेंगे, पर तो क्या होगा? हमें स2 मिलेगा। अभी उसका वर्णन कैसे कर रहे हैं? द्वितीय संक्रमण स्थान परिपाटी का निमित्तभूत, यानी इस संक्रमण सत्कर्म स्थान के कारण इस सत्कर्म के कारण दूसरी परिपाटी चालू हो जाएगी। उसको हमने क्या नाम दिया था? y1 y2। प्रदेशों को इतना बढ़ाओ कि दूसरा स2 तैयार हुआ। हाँ, तो स2 को मिला तो उसमें हमें दूसरी परिपाटी मिलाई, उसको हम कहेंगे y1 y2 y3। तो द्वितीय संक्रमण स्थान परिपाटी का निमित्तभूत असंख्यात लोक से भाजित, वो भाजती हुए ना, भाजित एक भाग अधिक द्वितीय संक्रमण स्थान उत्पन्न होता है, यह सिद्ध हुआ। यहाँ द्वितीय संक्रमण स्थान शुरू हो जाता है। द्वितीय सत्कर्म स्थान, यानी स1 में सत्कर्म प्रक्षेप डाला तो स2 मिल गया। यहाँ पर इस प्रकार एक प्रक्षेप अधिक जघन्य सत्कर्म का अवलंबन लेकर, यानी अभी हमने ये स2 मिला, अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय संबंधी जघन्य आदि परिणाम स्थानों में, यानी ज1 ज2 ज3 क्रम से परिणत हुए नाना काल संबंधी नाना जीवों के संक्रम के वश से द्वितीय संक्रमण स्थान परिपाटी की प्ररूपणा प्रथम परिपाटी के समान जान लेना चाहिए। पहले हमने जघन्य सत्कर्म को फिक्स रखा था और परिणाम को पलटाया तो x1 x2 x3 मिले। अभी सत्कर्म में, जघन्य सत्कर्म में एक प्रक्षेप और डाला, स2 मिला। परिणाम तो सभी जीवों के वही की वही है, तो ज1 ज2 ज3 के कारण वहाँ नए संक्रमण स्थान परिपाटी हुई, उसको हम y1 y2 y3 कहेंगे। किंतु इतनी विशेषता है
के प्रथम परिपाटी के जघन्य संक्रम स्थान से यानी x1 से असंख्यात लोक से भाजित एक भाग अधिक होकर वहां संबंधी द्वितीय संक्रम स्थान से विशेषहीन, वहां संबंधी द्वितीय संक्रम स्थान यानी x2 विशेषहीन असंख्यात भाग रूप से सांप्रतिक जघन्य संक्रम स्थान उत्पन्न होता है। यानी ये जो हमें x2, x1, x2 पहली परिपाटी थी, अब ये जो नई परिपाटी का जघन्य स्थान कौन सा है, y1 है, वो x1 और x2 के बीच में है। x1 से ज्यादा है, y1 से कम है। ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार दूसरे से दूसरा और तीसरे से तीसरा इत्यादि क्रम से सर्वत्र जानना चाहिए। यानी क्या है, x1 से x1 का असंख्यात लोक भाग अधिक, वहां पर y1 है जो x2 से कम है। ऐसे ही y2 है वो x2 से अधिक है, x3 से कम है। ऐसे हर एक में लगा ला। इस प्रकार दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा इत्यादि क्रम से सर्वत्र जानना चाहिए। अब इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, यही बात अभी और बताएंगे। जिस प्रकार जघन्य सत्कर्म स्थान में सवन में हम उसको नाम देंगे ना, हाँ ऊपर नहीं पड़ा, एत्थवि असंख्यजा लोगा संकमट ठानानी, यहाँ पर भी असंख्यात लोक प्रमाण संक्रम स्थान होते। यहाँ पर भी यानी जघन्य सत्कर्म में स1 के साथ x1, x2, x3 हमने असंख्यात लोक देखे, तो कहते अभी हमने सत्कर्म बढ़ाया, स2 कर दिया, तो वहां भी जितने परिणाम है उतने असंख्यात लोक प्रमाण संक्रम स्थान होंगे, y1, y2, y3, y4। तो जिस प्रकार जघन्य सत्कर्म स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण संक्रम स्थान कहे हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक प्रक्षेप अधिक जघन्य सत्कर्म स्थान में, एक प्रक्षेप अधिक जघन्य सत्कर्म स्थान को हमने S2 कहा, S2, उतने ही संक्रम स्थान पूरे जानना चाहिए, क्योंकि परिणाम तो वे के वे ही है। यहाँ सत्कर्म बढ़ा इसलिए संक्रम स्थान अलग हो गए, क्योंकि यहाँ पर कोई विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार दूसरी परिपाटी के अनुसार, ये दूसरी परिपाटी y1, y2, उसके अनुसार संक्रम स्थानों की प्ररूपणा समाप्त हुई। अब इसी पद्धति से तृतीयादि परिपाटियों की भी प्ररूपणा करनी चाहिए। इस प्रकार के कथन की मुख्यता करके आगे का सूत्र कहते हैं। ये तृतीयादि परिपाटियों की बात अभी आगे सूत्र में बताएंगे। कहते एवं सौवासु परिवाड़ीसु, इसी प्रकार सब परिपाटियों में जानना चाहिए। यानी तीसरी परिपाटी को हम झेड़ कहेंगे, तो x1, y1, z1 हो जाएगा। x1 से y1 ज्यादा, y1 से z1, परंतु ये सारे x2 से कम ही है। ऐसे वो दूसरे स्थान, तीसरे स्थान, इसी प्रकार सब परिपाटियों में जानना चाहिए। देखो अभी हम 447 पृष्ठ पर आए हैं। अब इस सूत्र के द्वारा विवक्षित की गई तृतीय आदि परिपाटियों का कथन करते हैं। तीसरी, चौथी, पांचवी कितनी परिपाटियां होगी? तो कहते जितने सत्कर्म प्रक्षेप बढ़ाते जाओ उतनी परिपाटियां होगी अलग अलग। असंख्यात लोग तो बोलना, असंख्यात लोग। हाँ, अभी उसकी संख्या अब नहीं बताएंगे, वो प्रक्षेप कितने हो गए, एक प्रक्षेप डालो, दूसरा प्रक्षेप डालो, सत्कर्म बढ़ाते जाना। हमने जघन्य से शुरू किया था, क्षपित कर्मौशिक की, अब गुणित कर्मौशिक तक ले जाओ। अब उसको पढ़ेंगे क्रम से। यथा जघन्य सत्कर्म के ऊपर 2 सत्कर्म प्रक्षेप के प्रमाणों को बढ़ाने पर, एक बात नक्की है, जितना एक सत्कर्म प्रक्षेप है उतना ही हर समय उसमें ऐड करना है। ऐसा नहीं कि S1, S2 में कम है और S2, S3 में ज्यादा, ऐसा नहीं है। सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण सर्वत्र समान है। तो कहते हैं 2 सत्कर्म प्रक्षेप बढ़ाए, S1 में हमने 2 प्रक्षेप डाले तो S3 आ गया।
एक डाला तो S2 आया था, S2, 3 डाले, फिर 2 डाले तो S3 आ गया। तीसरी परिपाटी का निमित्तभूत अन्य सत्कर्म स्थान, इसको हम S3 कहेंगे, S3 उत्पन्न होता है। पुनः इस प्रकार के सत्कर्म का, अभी S3 पर आ गए हम, S3 पर आ गए, अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जघन्य परिणाम के द्वारा, यानी वो J1, उस J1 के कारण, जघन्य परिणाम के द्वारा संक्रम करने वाले जीव के दूसरी परिपाटी से उत्पन्न हुए जघन्य संक्रम स्थान के ऊपर, यानी Y1 के ऊपर असंख्यात लोक भाग अधिक होकर तृतीय संक्रम स्थान परिपाटी से प्रथम संक्रम स्थान उत्पन्न होता है। इसको हम Z1 नाम देंगे। यानी जैसे X1 के ऊपर असंख्यात लोक भाग अधिक वाला Y1 था, Y1 के ऊपर असंख्यात लोक भाग अधिक वाला Z1 होगा, फिर भी वो X2 से कम ही होगा। इसी प्रकार द्वितीय आदि परिणामों के अवलंबन से, जिसको हम J1, J2 कहा, J3 कहा, आदि लिया ना, अवलंबन से भी परिणमाकर संक्रम करने वाले जीवों के अवस्थित प्रक्षेप अधिक। यह अवस्थित प्रक्षेप का अर्थ क्या है समझते हैं प्रतिभाताएं? हाँ, प्रक्षेप उतना का उतना फिक्स है, उसका प्रमाण नक्की है। अवस्थित प्रक्षेप अधिक के क्रम से, यानी क्या था, S1, S2, S3, S4, ये अवस्थित प्रक्षेप डालते डालते उस क्रम से, यानी हर बार एक एक नई नई परिपाटी उत्पन्न होगी, पर प्रत्येक परिपाटी में कितने स्थान है? तो कहते हैं परिणाम स्थान मात्र ही संक्रम स्थान उत्पन्न करने चाहिए। जितने सत्कर्म प्रक्षेप डालेंगे, जघन्य की एक परिपाटी, दूसरे स्थान की और एक परिपाटी, तीसरे स्थान की और एक परिपाटी, तो इतनी परिपाटियां होगी, और एक एक परिपाटी में परिणाम स्थान जितने असंख्यात लोक प्रमाण है, उतने एक एक परिपाटी के स्थान होंगे, संक्रम स्थान। इस प्रकार उत्पन्न करने पर तीसरी परिपाटी समाप्त होती है। हम उसको कहेंगे Z1, Z2, Z3 समझने के लिए। अब चौथी परिपाटी का कथन करने पर जघन्य सत्कर्म के ऊपर 3 सत्कर्म प्रक्षेपों की वृद्धि करके, यानी S1 जिसको हमने S1 कहा, एक प्रक्षेप डाला तो एक S2 मिला, 2 डाले तो S3 मिला, 3 डाले तो S4 मिला। अब ये सत्कर्म है S4 नाम का। समय वही लेना है, कौन सा? अधः प्रवृत्तकरण का अंतिम समय, और वो भी कौन सा? 2 चासर सागर के बाद आया है, दर्शन मुख की क्षपणा कर रहा है। तो अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में परिणमाकर विद्या संक्रमण भागार के द्वारा संक्रम करने वाले जीव के, बाकी वही लेना है ना सब, तृतीय परिपाटी के जघन्य संक्रम स्थान के ऊपर, इसको हमने क्या नाम दिया था याद है? अभी दिया था ना, Z1, तृतीय परिपाटी का जघन्य संक्रम स्थान है। पहले परिपाटी का जघन्य X1, दूसरे परिपाटी का जघन्य Y1, तीसरे परिपाटी का जघन्य Z1। एक विशेष अधिक होकर चतुर्थ परिपाटी के अनुसार प्रथम संक्रम स्थान उत्पन्न होता है। हम उसको कोई भी नाम देंगे, अच्छा M देंगे, M1। अब इस सत्कर्म को ध्रुव करके द्वितीय आदि परिणामों के आश्रय से, अभी जो S4 अभी उसको फिक्स रखो थोड़े काल के लिए, क्योंकि अभी परिपाटी नहीं शुरू हुई है, जिसको हमने M1 नाम दिया है। तो कहते हैं उस सत्कर्म को ध्रुव करना, और किसको पलटाना? परिणामों को, J1, J2, J3। तो परिणामों के आश्रय से, कौन से? द्वितीय आदि परिणामों के आश्रय से। पहले परिणाम के कारण M1 मिला, द्वितीय आदि में J1, J2, J3 आदि परिणामों के आश्रय से संक्रम करने वाले नाना जीवों का अवलंबन लेकर उत्तरोत्तर अवस्थित प्रक्षेप अधिक के क्रम से, यहाँ का भी प्रक्षेप अवस्थित है वो, असंख्यात लोक प्रमाण संक्रम स्थान पहले के समान उत्पन्न करके ग्रहण करने चाहिए। इसको क्या नाम देंगे हम? M1 तो नाम दिया था,
M, M2 M3 ये चौथी परिपाटी है ना। हाँ, तब जाकर चतुर्थ परिपाटी समाप्त होती है। जितने परिणाम है वो टोटल पलटाएंगे तो चौथी परिपाटी समाप्त होगी। इस प्रकार अनंतर प्राप्त हुए सत्कर्म स्थान से, अभी वहां पर जो सत्कर्म स्थान मिला था S4 S4 S4, उससे एक सत्कर्म प्रक्षेप को अधिक करके तो S5 मिलेगा हमको। पांचवी आदि परिपाटियां भी ले आनी चाहिए। तो जितने प्रक्षेप डालो उतने और एक एक बढ़ते चली जाएंगे। यानी जितने सत्कर्म स्थान होंगे, स्थान उतनी परिपाटियां, क्या कहा, जितने सत्कर्म के स्थान उतनी परिपाटियां वो ले आनी चाहिए। अब जहां पर असंख्यात लोक प्रमाण, यहाँ संबंधी सब परिपाटियों की अंतिम परिपाटी परिणाम स्थान मात्रा आयाम वाली उत्पन्न होती है, वहां पर अंतिम भेद को बतलाते हैं। यहाँ संबंध यानी उसी पॉइंट पर, उसी समय पर। कौन सा समय लिया? जो दो छाछर सागर सम्यक्त्व में रहकर अभी दर्शन मुनि की क्षपणा कर रहा है और अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में स्थित है, परंतु उसका जघन्य सत्कर्म हमने क्षपित कर्मवशिक की अपेक्षा लिया था। अब समय वही रखना है, पूरा 266 सागर काल भी वही रखना है, परंतु वहाँ प्रदेशों को बढ़ाते बढ़ाते अंतिम पॉइंट पर पहुंचेंगे जहाँ मैक्सिमम पॉसिबल द्रव्य होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल द्रव्य कैसे होगा? तो जो गुणित कर्मवशिक रीति से आया है और ऐसा ही उसने प्राप्त किया है, सारा बाकी सब सेम रखना कि उसने समय को प्राप्त किया, 266 सागर तक रहा और फिर वो बात। तो कहते हैं, यहाँ बताएंगे अभी उसको अंतिम भेद को। ये टोटल अंतिम भेद नहीं है, इस समय वाला अंतिम भेद है। यथा गुणित कर्मवशिक लक्षण से आकर कोई एक जीव 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न हो, वहां मिथ्यात्व के द्रव्य को उत्कृष्ट कर, वो गुणित कर्मवशिक जो विधि है वो सब उसमें लगा लेना। अधिक योग से वो अद्धावास, भवावास, संकलेश वगैरह वगैरह, ये सभी कंडीशन जो हमने पहले सीखी है। तो गुणित कर्मवशिक लक्षण से आकर कोई एक जीव 7वीं पृथ्वी में उत्पन्न हो, वहां मिथ्यात्व के द्रव्य को उत्कृष्ट कर फिर वहां से निकल कर। हमने देखा है गुणित कर्म मैक्सिमम द्रव्य प्रदेश विभक्ति को हमने जब सीखा था, मिथ्यात्व के परमाणु मैक्सिमम किसके पास होते हैं? तो गुणित कर्मवशिक में आया है 7वीं पृथ्वी में, अंतिम समय में उसका मैक्सिमम हो जाता है। वहाँ उसका योग वगैरह, वो जब उत्कृष्ट की बात की थी, 2 समय तक उत्कृष्ट योग भी रखा था, तो वहां से निकला। पुनः अंतर्मूर्त के काल के भीतर तिर्यंचों के 2-3 भव ग्रहण कर, ये तो कंडीशन है उसके लिए आवश्यक जो है, उसके बिना वो अभी पंचेंद्रिय में नहीं उत्पन्न हो। पहले तो नरक में से पंचेंद्रिय में जाएगा, वो तो नक्की है। ये उसका अंतिम भव लिया था, तो वो पंचेंद्रिय का भव करके नियम से एकेंद्रिय में जाएगा, फिर 2-3 भव करके फिर उत्पन्न होगा। अनंतर जिससे शास्त्र में विरोध न आवे, इस विधि से, इसको समया विरोध का ना, समय अविरोध पूर्वक देवों में उत्पन्न हो। 2-3 भव किए, असंगी में आया, फिर देव में उत्पन्न हुआ, और अतिशीघ्र सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हो तथा सम्यक्त्व को ग्रहण कर 266 सागर काल तक परिभ्रमण कर, यानी सम्यक दृष्टि रहकर उसके अंत में मनुष्यों में उत्पन्न हो, गर्भ से लेकर 8 वर्ष और अंतर्मूर्त के बाद दर्शन मुनि की क्षपणा के लिए उद्यत हो। ये तो मनुष्य में आना आवश्यक है, वो 266 सागर में ही ले लिया है, ये सब उसी में इंक्लूडेड है, तभी क्षपणा के लिए उद्यत हुआ। अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में नाना जीवों के संबंध से नाना परिणाम निमित्तक अंतिम परिपाटी के, यहाँ पर जो कोई अंतिम परिपाटी होगी, गुणित कर्मवशिक के कारण वाला जीव आया है, जैसे हमने यहाँ X1, Y1, Y1 वगैरह जो कुछ नाम दिए हैं, वहाँ वो गुणित कर्मवशिक वाला उसको ग कहेंगे। वो अंतिम परिपाटी के
द्विचरम आदि सब विकल्पों को बिताकर, जवन जटू जथरी करते करते ज एल में एक कम वहां तक बिताकर उसके भी अंतिम परिणाम तक ले जाने वाले उत्कृष्ट परिणाम, उत्कृष्ट कर्म के साथ आया हुआ वो ग वाला स ग कहेंगे हम उसको, और उसकी जो परिपाटी है ग1 ग2 होगी तो उसका जो अंतिम परिणाम है उस तो कहते हैं द्विचरम आदि सब विकल्पों को बिताकर उत्कृष्ट परिणाम से संक्रमण करने वाला जीव उत्कृष्ट सत्कर्म लिया, उत्कृष्ट परिणाम लिया, यहाँ के अंतिम विकल्प का स्वामी होता है, वो विकल्प बराबर करना। इस प्रकार उत्पन्न हुई समस्त संक्रम स्थानों की परिपाटियां असंख्यात लोक प्रमाण होती है, क्योंकि हमने क्षपित से लेकर गुणित कर्मांशिक तक कितनी बार प्रक्षेप डाले उतनी परिपाटियां हुई, और एक एक परिपाटी में जितने परिणाम स्थान है असंख्यात लोक उतने स्थान। तो यहाँ तो हम संक्रम स्थान मल्टीप्लाइड बाय परिणाम स्थान उतने टोटल संक्रम स्थान हो, क्योंकि जघन्य सत्कर्म को उत्कृष्ट सत्कर्म में से घटाकर, जघन्य सत्कर्म मान लो 200 है, उत्कृष्ट सत्कर्म में से मान लो हम 1000 है, घटाकर जो शेष बचे कितना बचेगा 800 बचेगा, उसे सत्कर्म प्रक्षेप के प्रमाण से करने पर, मान लेते 5 है सत्कर्म प्रक्षेप, तो सत्कर्म प्रक्षेप के प्रमाण से करना है, 5 प्रमाण करना है, 5 के कितने कितने भाग हो गए उसमें 160 हो जाएगी। तो कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण सत्कर्म प्रक्षेप उपलब्ध होते हैं। तो 160 उत्पन्न हो गया, यानी इतने सत्कर्म प्रक्षेप डाले, एक एक जो स्थान है सत्कर्म का, और जितने जितने परिणाम है उतने संक्रम स्थान, तो जो सत्कर्म स्थान मल्टीप्लाइड बाय परिणाम स्थान को या संक्रम स्थान को टोटल इतने टोटल हो जाएगी। अब ये गुणित कर्मौशिक में कितना द्रव्य जघन्य को तो बताया था उन्होंने, तो वो बताएंगे अभी। देखो यथा जघन्य द्रव्य की इच्छा से, हमने जो पहले जघन्य द्रव्य लाने के लिए क्या किया था, वो क्षपित कर्मौशिक को उस विधि से आया, एक इंद्रिय से निकला है। 1.5 गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध को स्थापित कर, ये पहले जो हमने देखा था ना, 12 लिया था, समय प्रबद्ध को 1.5 गुणहानि से गुणा किया, उसको स्थापित कर। अभी किस किस से भाग देना, अंतर्मूढ़ से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण भागार से उत्पन्न 2 छाछर सागर काल के भीतर प्राप्त नाना गुणहानि शलाकाओं की अन्योन्य व्यस्त राशि से उसके भाजित करने पर, यानी 12 को अब ये सब भागाहारों से भाग देना। एक तो अंतर्मूढ़ से भाजित उत्कर्षण अपकर्षण भागाहार, दूसरी बात कौन सी, अन्योन्य व्यस्त राशि, उससे भी भाग देना उसको। अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जघन्य द्रव्य प्राप्त होता है। ये तो पहले अभी हम देख चुके थे। एक इंद्रिय का समय प्रबद्ध है, फिर अंतर्मूर्त के लिए उत्कर्षण हुआ, फिर 2 छाछर सागर काल तक रहा, तो उसके अन्योन्य वैसे से भाग देंगे तो वहां बचा हुआ द्रव्य मिलेगा। अब उसको यहाँ पर अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जघन्य द्रव्य है, जिसको हमने S1 कहा था, S1, पुनः वहीं पर उत्कृष्ट द्रव्य लाना चाहते, वहीं पर यानी उसी पॉइंट पर, उसी समय पर, उसके लिए भी वही वो देव में गया, समय को प्राप्त किया, 2 छाछर सागर तक रहा वगैरह वगैरह। इसलिए जघन्य द्रव्य के अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार से गुणित योग गुणकार के गुणकार भाव से स्थापित करने पर, अभी यहाँ क्या करना है, योग गुणकार भाव को स्थापित करना। क्यों, ये तो गुणित कर्मौशिक वाला है, तो जितना जघन्य योग से उत्कृष्ट योग मैक्सिमम हो सकता है वहां उससे गुणित करना। स्थापित करने पर गुणित कर्मौशिक लक्षण से आकर
दो छाछर सागर काल तक परिभ्रमण कर दर्शन मोह की क्षपणा के लिए उद्यत हो, वही समय लेना है। अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में विद्यमान जीव के प्रकृत उत्कृष्ट द्रव्य प्राप्त होता है। हमने वो उस अधःकरण के अंतिम समय में जघन्य द्रव्य लिया, जिसको हमने सवन नाम दिया। अब उसी पोजीशन पर उत्कृष्ट द्रव्य की बात करें, उसी के, अन्य जीवों की बात नहीं है। इस प्रकार इन दोनों द्रव्यों को स्थापित कर, यानी स-वन को स्थापित किया, इसको हम स-ग नाम देंगे। ग एस जी स-ग, वो उत्कृष्ट द्रव्य हुआ। इस प्रकार इन दोनों द्रव्यों को स्थापित कर, यहाँ पर जघन्य द्रव्य का उत्कृष्ट द्रव्य में भाग देने पर योग गुणकार से गुणित अपकर्षण उत्कर्षण भागहार आता है। पुनः देखो, यहाँ दो बात बताई। एक तो उत्कृष्ट द्रव्य डिवाइडेड बाय जघन्य द्रव्य, तो क्या आएगा? योग गुणकार से गुणित अपकर्षण उत्कर्षण भागहार। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये जो पेज 448 पर देखा था कि जघन्य द्रव्य को अपकर्षण उत्कर्षण भागहार गुणित योग गुणकार से गुणा करो तो उत्कृष्ट आएगा। उल्टा कर दिया तो नेचुरली है ना, जैसे हमारे पास 200 जघन्य द्रव्य, उसको 4 से गुणा करो तो 4 से नहीं 5 से गुणा करो तो हमारा 1000 आया था, उत्कृष्ट द्रव्य आया था। अभी उत्कृष्ट को जघन्य से भाग दो तो वही प्रमाण आने वाला है जो हमने गुणकार का बताया था। अब कहते पुनः जघन्य द्रव्य के घटाने के लिए इस भाग लब्ध को एक कम करके उससे जघन्य द्रव्य के गुणित करने पर तथा जघन्य द्रव्य को उत्कृष्ट द्रव्य में से घटाने पर शुद्ध शेष द्रव्य आता है। क्या कहना चाहते हैं? देखो, जघन्य द्रव्य के घटाने के लिए इस भाग लब्ध को एक कम करके उससे जघन्य द्रव्य के गुणित करने पर तथा, यानी जघन्य द्रव्य के घटाने के लिए ने हमने उत्कृष्ट में से जघन्य घटाना है, स-वन घटाना है। हमने 200 को 5 से गुणा किया तो 1000 आया, 4 से गुणा करेंगे तो हमें उसमें से शुद्ध शेष द्रव्य लाना चाहिए। तो ये जो गुणाकार है 5, उसमें से एक कम करो और उस 4 से 200 को गुणा करो, शुद्ध शेष द्रव्य। तो क्या हुआ? शुद्ध शेष। उत्कृष्ट माइनस जघन्य का प्रमाण आया, यानी 1000 माइनस 200 800 आता है। वही 200 को 4 से गुणा करने पर आता है। 5 से गुणा करने पर 1000 आए, यानी उत्कृष्ट माइनस उत्कृष्ट डिवाइडेड बाय जघन्य इज इक्वल टू जो प्रमाण आया गुणकार का प्रमाण आया, उसमें से एक कम करो तो उससे गुणा करो जघन्य को, वो तो शुद्ध शेष द्रव्य आया। हाँ, पहले स-ग डिवाइडेड बाय स-वन इज इक्वल टू वो जो गुणकार था, और स-वन स-ग माइनस स-वन इज इक्वल टू स-वन गुना 1 माइनस 5। ये शुद्ध शेष द्रव्य कहते हैं। उसमें से जो बाकी है ना, उत्कृष्ट माइनस जघन्य, उसको शुद्ध शेष द्रव्य कहेंगे। अब इस द्रव्य को सत्कर्म प्रक्षेप के प्रमाण से करते हैं। ये जो द्रव्य निकला ना हमारा शुद्ध शेष द्रव्य, 1000 माइनस 200 मान लेते हैं, 800 मिल गया, तो सत्कर्म के प्रक्षेप से करते हैं ना। इसमें एक एक प्रक्षेप की वैल्यू डालो, उसमें ऐसे कितने प्रक्षेप इसमें मिलेंगे वो बात बता रहे। वह कैसे? इसके नीचे विद्याद भागहार को अभी क्या क्या करना है, किसे किसे करना है देखो। विद्याद भागहार को एक संख्या हुई, 2 असंख्यात लोक, यानी 2 बार असंख्यात लोक, 2 और 3 कहेंगे। पहला है विद्याद भागहार, दूसरा असंख्यात लोक, तीसरे
तीसरी योग संख्या गुण। फिर असंख्यात लोग, चौथी संख्या योग गुणकार तथा अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार की एक कम परस्पर गुणित राशि को परस्पर संवर्गित कर, यानी ये सब ये चारों का गुणाकार करना है, उसमें से एक माइनस एक कम करना, पांचों का गुणकार करना, उसमें से एक कम करना और विरलन कर, इसको विरलन करना है, यानी इसका भाग देना अपनी भाषा में। उस विरलित राशि के प्रत्येक एक पर शुद्ध शेष द्रव्य को समान खंड कर देने पर एक एक रूप के प्रति सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। क्या कहना चाहते हैं? अभी ये जो राशि मिली हमें, उसको डिवाइडेड बाय विद्यात भागाहार, 2 बार असंख्यात लोक, योग गुणकार और अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार, ये सबका गुणाकार करो, एक माइनस करो। पहले हमने देखा था ना, गुणकार में से एक माइनस करो और उससे इसको गुणा शुद्ध करो। शेष द्रव्य। तो कहते इसको विरलित करो और शुद्ध शेष द्रव्य को समान खंड करके देने पर एक एक रूप के प्रति सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ पर इस विरलन के जितने रूप है, यानी जितनी बार हमने एक एक लिखा, उतनी ही यहाँ पर उत्पन्न हुई संक्रम परिपाटियां होती है। कितनी परिपाटियां होगी? कितने सत्कर्म प्रक्षेप है? हाँ, जितने अलग अलग सत्कर्म स्थान होंगे उतनी परिपाटियां होगी, क्योंकि सत्कर्म प्रक्षेप के प्रति नियम से एक एक संक्रम स्थान परिपाटी उत्पन्न की गई। पहले जघन्य की परिपाटी लिखी, उसको एक लिखा और आगे जितने प्रक्षेप डाले उतनी परिपाटियां। तो प्रक्षेप निकालने के लिए हमने उसमें एक कम कर दिया था, क्योंकि जघन्य को भी रखना है ना साथ में। और इस विरलन का आयाम असंख्यात लोक प्रमाण है, इसमें संदेह नहीं। इसको विरलन किया ना अभी हमने, उसमें 2 बार असंख्यात लोक थे और उसी को योग गुणकार भी, विद्यात भागाहार को भी वगैरह वगैरह गुणित किया था, तो वो भी असंख्यात लोक ही कहलाएगी, क्योंकि पूर्वोक्त 5 भागाहारों के परस्पर गुणा करने से उत्पन्न हुई राशि तत्प्रमाण होने में कोई विरोध नहीं है। ये 5 हमने अभी नाम दिए थे ना, एक है विद्यात भागाहार, 2 बार असंख्यात लोक, हाँ, ये 2 और 3 दोनों असंख्यात लोक के लिए देना, योग गुणकार और योग गुणकारी चौथी राशि, अपकर्षण उत्कर्षण भागाहार की एक कम परस्पर गुणित राशि वगैरह वगैरह, ये तो 5वीं संख्या है। तो ये जो है वो सब मिलकर हम उसको क्या कह सकते हैं? असंख्यात लोक। किंतु इतनी विशेषता है कि जघन्य सत्कर्म निमित्तक प्रथम परिपाटिका, इसको क्या नाम दिया था हमने? X1, X1, X2 वगैरह, प्रथम परिपाटिका संग्रह करने के लिए यह विरलन एक अधिक करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? ये हमने जितने प्रक्षेप अधिक डाले हैं उतनी परिपाटियां उत्पन्न करके बताई। जो डिफरेंस था शुद्ध शेष द्रव्य का, उसमें इतनी नई परिपाटियां उत्पन्न हुई, पर जघन्य संक्रम स्थान की एक परिपाटी उसमें थी कि नहीं थी? तो आगे वाले जितने प्रक्षेप डाले हैं उतनी उतनी परिपाटियां हो गई है, उसका हमने विरलन किया। अब कहते ये जघन्य स्थान वाला एक और उसमें ऐड कर दो, तो हमें टोटल परिपाटियां मिलेगी। यहाँ लिखा है ना कि जघन्य सत्कर्म निमित्तक प्रथम परिपाटी का संग्रह करने के लिए, नहीं उसमें ऐड करने के लिए, उसको भी साथ में लेने के लिए, वो प्रथम परिपाटी का संग्रह ने X1, X2 आदि सभी स्थान, यह विरलन एक अधिक करना चाहिए। ये जो अभी हमने 5 राशि का गुणकार वाला उठा, तो उसको एक अधिक कर देना। तो जघन्य संक्रम स्थान को भी हमने इंक्लूड कर दिया। पुनः इस आयाम से, कौन सा आयाम? नंबर ऑफ परिपाटियां। जघन्य सत्कर्म को लेते हुए S1, S2, S3 जितनी है उतनी परिपाटियां हो गई। तो ये जो नंबर ऑफ परिपाटियां, उसको क्या कहा? आयाम।
देखो इसको क्षेत्र टोटल हमको नंबर ऑफ परिणाम संक्रम स्थान मिलाने हैं। तो जो हम कहते हैं ना आपका घर कितना बड़ा है, तो चौरस फुटों में निकालते हैं। तो एक अभी ये पार्टी का भी ये आयाम है और ये विष्कम्भ है। इसको जो लंबी है उसको आयाम कहेंगे, इसको विष्कम्भ कहेंगे। तो ये आयाम में क्या क्या हो गया, ये जघन्य संक्रम स्थान, ये सत्कर्म स्थान था, उसकी एक परिपाटी। एक परिपाटी में क्या हुआ, देखो ये सवन था, यहाँ पर सवन नाम की ये सत्कर्म स्थान, उसमें x1 हुआ, x2 हुआ, x3 हुआ, जितने परिणाम है उतने यहाँ संक्रम स्थान हुए। पहली परिपाटी। सवन की दूसरी परिपाटी, उसमें भी y1, y2, y3, S3 की तीसरी Z1, Z2, Z3, S4 की M1, M2, M3। तो टोटल कितने हो जाएंगे, आयाम गुना विष्कम्भ, इतने टोटल संक्रम स्थान हो गए। यहाँ यही बात कहते हैं, इस आयाम से यानी नंबर ऑफ परिपाटियां, आयाम यानी नंबर ऑफ परिपाटियां, परिणाम स्थान मात्र ने जितने J1, J2, J3 के सिलेक्टेड परिणाम है उतने मात्र विष्कम्भ से गुणित करने पर। यहाँ दो शब्द है, एक आयाम और एक विष्कम्भ। आयाम कितना है, जितने सत्कर्म स्थान है इंक्लूडिंग ये जघन्य स्थान प्लस एक्स्ट्रा प्रक्षेप जितने डाले उतने, उसको कहा आयाम। और विष्कम्भ परिणाम स्थान जितने, उसको कहा विष्कम्भ। कितनी परिपाटियां होती, इनको गुणित करना आपस में। तो कहते हैं सब परिपाटियों के सब संक्रम स्थान कितने हो गए, असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। ख्याल में आई बात, ये एक एक परिपाटी के लिए कितने स्थान होते हैं, J1, J2, J3 जितने अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जो परिणाम है उतने वहां पर संक्रम स्थान हो गए। ये हो गई एक परिपाटी, यानी x1, x2, x3, x4 कितने हैं, तो असंख्यात लोग। क्यों, ये सिलेक्टेड परिणाम जो हमने देखे थे J1, J2, J3, J4, उस एक एक के कारण एक एक संक्रम स्थान उत्पन्न हुआ। सत्कर्म बढ़ाया, परिणाम फिर उतने ही उतने, उसकी अपनी परिपाटी अलग, और एक सत्कर्म प्रक्षेप डाल के और बढ़ाया तो उसकी अपनी परिपाटी अलग। हर एक परिपाटी में उतने ही स्थान, तो जितने सत्कर्म स्थान है उतनी अपनी अपनी परिपाटियां, और एक एक परिपाटी में असंख्यात लोक प्रमाण स्थान। तो कहते क्या यहाँ पर संक्रम स्थान परिपाटियों का आयाम बहुत है या विष्कम्भ बहुत है, परिपाटी यानी नंबर ऑफ परिपाटियां ज्यादा है या नंबर ऑफ परिणाम स्थान ज्यादा है, ऐसा कोई पूछेंगे तो कहते, पूछने पर कहते हैं विष्कम्भ से आयाम असंख्यात गुना है। इसका क्या है, जितने नंबर ऑफ परिणाम स्थान है उससे जघन्य में एक प्रक्षेप डालो, दो प्रक्षेप डालो, तीन प्रक्षेप डालो, ऐसे हमने कहाँ से शुरू किया था, शपित कर्मवंशिक से लिया था, वही एक समय, और बढ़ते 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 गुणित कर्मवंशिक तक गए। तो उसमें कितने ही प्रक्षेप डालते डालते गए, क्योंकि वो ऊपर के जो है प्रक्षेप है संक्रम स्थानों के, उसका ये असंख्यातवा भाग है, फिर भी यहाँ ज्यादा है। तो हमने x1, y1, z1, m1 ऐसे कितने हुए, तो जितने सत्कर्म स्थान हुए उतनी परिपाटियां हुई, और हर एक परिपाटी में x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3, तो जितने J1, J2, J3 के परिणाम थे उतने हर एक परिपाटी में स्थान हुए। तो कहते प्रथम परिपाटी के जघन्य संक्रम स्थान से वहीं पर यार, इसका अर्थ क्या है, वही अध प्रवृत्त का अंतिम समय और उसी दो छाछठ सागर के बाद ये सब वहीं पर लगाना। उत्कृष्ट संक्रम स्थान विशेष अधिक है। जघन्य, देखो प्रथम परिपाटी के जघन्य संक्रम स्थान से x1 से प्रथम परिपाटी का
वहीं पर उत्कृष्ट संक्रम स्थान विशेष अधिक है। यानी प्रथम परिपाटी का उत्कृष्ट XL कहेंगे हम, X वाला लास्ट, वो विशेष अधिक है। ये गुणित प्रमाण में नहीं है, विशेष अधिक है। इसलिए यहाँ पर उत्पन्न हुए समस्त संक्रम स्थानों का प्रमाण असंख्यात लोग यह सिद्ध हुआ। जघन्य संक्रम स्थान कौन से जघन्य संक्रम? अभी जो लिए हैं वो सभी, हाँ, X1 और X2 के बीच में ये सब हो रहे हैं। देखो, प्रथम परिपाटी के जघन्य संक्रम स्थान से वहीं पर उत्कृष्ट संक्रम स्थान, ये उसी परिपाटी का क्या पूरा संक्रम स्थान? ये अंतिम परिपाटी का अंतिम स्थान लेना है क्या? प्रथम परिपाटी का अंतिम लेना है? ना, अंतिम का अंतिम ना, गुण संक्रमण का अंतिम, यानी ग सीरीज जो हम लेंगे उसका अंतिम लेना है। X का ही अंतिम लेना है ना? X का अंतिम लेना है। देखो देखो, पहले हमने क्या यहाँ देखा था, अंतिम भेद को बतलाते हैं। यहाँ शुरू किया था 448 पर, ग लास्ट, ग1 भी नहीं, ग लास्ट, उसी पोजीशन पर अंतिम स्थान ले रहे हैं। सभी टोटल स्थान लेना है ना हमको। 2 शास्त्र सागर के बाद अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में जघन्य सत्कर्म के जघन्य संक्रम स्थान से उत्कृष्ट सत्कर्म के उत्कृष्ट संक्रम स्थान तक की बात चल रही है। वो तो सत्कर्म हो गए। X1 से लेकर वो ग लास्ट तक लेना पड़ेगा, यही लगता है मुझे। देखो निकालो फिर, ये जो हमने यहाँ देखा था, अंतिम भेद को बतलाते 448। ये तीसरी, चौथी, पांचवी वगैरह परिपाटियां बताई ना 448 की शुरुआत में। अब जहां पर असंख्यात लोक प्रमाण यहाँ संबंधी है, उसी अंतिम समय वाला लेना है अध प्रवृत्तकरण का। सब परिपाटियों की, यानी वो X वाली परिपाटी, Y वाली, Z वाली, M वाली वगैरह वगैरह, सब परिपाटियों की अंतिम परिपाटी यानी उसको हम ग नाम देंगे, ग1। परिणाम स्थान मात्र आयाम वाली उत्पन्न होती है, यानी ग1, ग2, ग3 उत्पन्न होती है, बराबर। वहां पर अंतिम भेद को बदलाते हैं। यहाँ पर अंतिम भेद का अर्थ है ग लास्ट। ये ग कैसे उत्पन्न हुआ? गुणित कर्मवंशिक जीव के वही वो 2 शास्त्र सागर काल बिताकर अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में आया है। और वहाँ ज करते करते ज का जो लास्ट परिणाम है, उत्कृष्ट परिणाम, उसमें गुणित परिणाम, कर्मवंशिक और उत्कृष्ट परिणाम, उसके कारण वहाँ जो परिपाटी मिली है ग1, ग2, ग3, उसका जो अंतिम स्थान है ग लास्ट, ये अंतिम भेद है। वही पर यानी उसी समय का अंतिम भेद, अभी उसी समय की बात है। कोई 2 शास्त्र सागर बिता कर आया है और कोई पहले ही क्षपणा करेगा तो क्या होगा उसका? 2 शास्त्र सागर के अंतिम समय में अध प्रवृत्त के अंतिम समय में हाँ, क्या होगा? प्रदेश ज्यादा होगा, क्योंकि 2 शास्त्र सागर काल तक उसने क्या क्या किया है? मिथ्यात्व के प्रदेश देख रहे हैं हम, तो उसका जितना गल जाने वाला है। अभी आपकी बात यहाँ आती है, गुण श्रेणी से भी गल गया है, कितना ही गल गया है, तो जितना काल वो सम्यक्त्व में कम बिताकर क्षपणा करेगा, यानी क्षपणा वो 2 शास्त्र सागर के बाद कर रहा है, उसके बदले पहले करेगा तो एक समय भी पहले करेगा तो क्या होगा?
एक निषेक गलने से बचेगा, उसकी सत्ता में रहेगा, हाँ। ये बढ़ गया, एक समय प्रबल बढ़ेगा। ये उतना बढ़ेगा। और उस समय जो कोई अन्य संक्रमण भी होने वाला है, विद्यार्थी संक्रमण, वो भी उसके पास बचा ही रहेगा। हाँ। यानी जितना जितना लॉस होने वाला था उतना नहीं हुआ, तो उसके प्रदेश बढ़ गए। तो एक समय पूर्व के अगर बात करेंगे, और उसमें भी सारे अभी लगाओ क्षपित से लेकर गुणित तक, तो उनकी हर एक की वैल्यू ज़्यादा अलग अलग होगी, तो वहाँ के संक्रमण स्थान भी अलग अलग होंगे। तो लास्ट और उत्पन्न समय में जो संक्रमण होता है उसमें असंख्यात गुना हो जाएगा द्रव्य। किसमें लास्ट समय में, अंतिम समय अध प्रवृत्त के अंतिम समय में और हाँ। अध प्रवृत्त के उत्पन्न समय में जो संक्रमण हो रहा है, हाँ, अंतिम अधकरण के अंतिम समय में और उपान समय में, उपान समय में, हाँ, उसमें एक समय प्रबल की वृद्धि हुई जो द्रव्य था, एक समय प्रबल ही बढ़ा। हाँ, हाँ। बढ़ा। हाँ, तो एक समय प्रबल जो बढ़ा उससे असंख्यात गुना नीचे जाओ, अरे संक्रमण होगा कि यानी संक्रमण स्थान कितने बढ़ेंगे ऐसा कहना हाँ, आपको? नहीं, संक्रमण स्थान कितने बढ़ेंगे और उसमें वृद्धि कितनी होगी, संक्रमण में कितनी वृद्धि हाँ। होगी, वहाँ का गुणित कर्मवांशिक और यहाँ का क्षपित कर्मवांशिक दूसरे समय का, हाँ। उसमें सिमिलैरिटी हो भी सकती है ना। देखो, अंतिम समय का जो जघन्य है, हाँ। उसका समय प्रबंध हमने 112 लिया था, हाँ। क्षपित वाला, हाँ। और गुणित वाला उसको 112 को हमने गुणकार किया, हाँ। इससे उत्कर्षण भागार और योग गुणकार, उससे गुणा किया था, योग गुणकार से गुणा किया, तो इतने गुणा हो गया ये, तो ये असंख्यात गुणा हो गया यहीं पर। हाँ। सत्कर्म असंख्यात गुणा हुआ, तो असंख्यात गुणा में कितने प्रक्षेप आ गए वहां पर। अब एक समय पूर्व में क्या होगा, यहाँ 112 कितना है, तो विद्या संक्रमण से जो लाभ सुना वाला था वो नहीं हुआ, एक समय प्रबंध जो गलने वाला वो नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये क्षपित वाले के और ये गुणित वाले के, उसमें भी अलग अलग होगी ना, उसके भी अपने अपने अलग। हाँ, हो सकता है कि उसमें कितने स्थान पुनरुक्त हो जाएंगे, हाँ, पुनरुक्त हो जाएंगे, हो सकते हैं ना, पुनरुक्त हो सकते हैं। हाँ, जो जघन्य को जघन्य हम अलग अलग रख सकते हैं, परंतु जो आगे वाले हैं वो कितने स्थान पुनरुक्त होंगे। तो यहाँ पे हमने जो X1 से ग एल देखा, ग लास्ट वाला, हाँ, वो विशेष अधिक की बताया है, तो वहाँ पे वो जो भागाकार में वेरिएशन है उसकी अपेक्षा से इतना कम डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ X1 X2 हाँ। ये सीरीज थी, और वहाँ पे वाई 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 करते करते थे हम ग तक आ गए, हाँ। और ग1 ग2 ग लास्ट। हाँ, तो अभी यहाँ पे द्रव्य की बढ़ोतरी कितनी हुई, गुण संक्रमण, अरे सत्कर्म कितना बढ़ा, असंख्यात गुणा, हाँ, संख्यात गुणा बढ़ा। हाँ। अभी वहाँ पे भागाकार सेम रखेंगे तो वो वही असंख्यात गुणा हो जाएगा, पर यहाँ पे विशेष अधिक ही बताया है। हाँ, विशेष अधिक क्यों, क्योंकि हमने देखा था X1 और X2 का जो, सॉरी, X1 और ग एल, हाँ, हाँ, उसको असंख्यात और भाग प्रमाण प्रक्षेप है नहीं, X1 X2 का जो डिफरेंस है, इन दोनों का भी डिफरेंस, हाँ, उसका असंख्यात और भाग प्रमाण, यहाँ प्रक्षेप का प्रमाण, हाँ, यानी इतने डिफरेंस में इतने यहाँ कितने स्थान हो गए। नहीं, ये ग एल तो एक सेल के पश्चात आएगा ना, हाँ, X1 X2 का असंख्यात और भाग प्रमाण, हाँ, तो यहाँ ग1 लेना का ग लास्ट लेना, ग लास्ट लेना है ना, ग1, क्योंकि अभी, हाँ, ग1 तो वो X2 के पहले आ जाएगा, X1 to ग1 कंपैरिजन कर रहे तो बराबर है, क्योंकि ग एल लेंगे नहीं तो असंख्यात गुणा होता जा रहा है। देख प्रथम परिपाटी के जघन्य संक्रम स्थान से, हाँ, वहीं पर उत्कृष्ट संक्रम स्थान, अभी क्या, अभी ग एल लेना पड़ेगा ना, ग एल ही लेना पड़ेगा ना, विशेष अधिक है
इसीलिए मैंने पूछा कि भागाकार का प्रमाण है उसमें बहुत वेरिएशन है। विशेष ही अधिक है, ये असंख्यात गुणा नहीं हो सकता। नहीं, वो द्रव्य जो संक्रमित हो रहा है वो विशेष अधिक हो रहा है, बराबर। तो वहाँ पे जो ये जो X1 से G1 वाला जो भागाकार है वो भागाकार में बहुत बड़ा वेरिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे X1 से G1 का जो भागाकार है, क्योंकि G1 G2 G तक भागाकार समान होगा। कौन सा भागाकार की बात कर रहे हैं? वहाँ पे जो संक्रमित द्रव्य हो रहा है हाँ, परिणाम की अपेक्षा G1 परिणाम से के भागाकार तो सर्वत्र समान है। समान है। तो जिस X1 भागाकार से हमने S1 को भाग दिया था, हाँ तो X1 आया था। हाँ उसी भागाकार से G को भाग देंगे तो G1 आएगा। पर यहाँ पे द्रव्य में बढ़ोतरी कितनी हुई? योग गुणाकार इंटू ये जो अपकर्षण उत्कर्षण भागाकार, उतना गुणा द्रव्य होगा। हाँ, द्रव्य उतने गुणा हो गया। उतना गुणा हो गया। हाँ। तो योग गुणाकार के द्रव्य तो असंख्यात गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे भागाकार का प्रमाण समान देखेंगे तो विशेष अधिक हो ही नहीं सकता। जब भी द्रव्य असंख्यात गुणा होता है और भागाकार समान होगा। पर संक्रम स्थान में जो है ना, संक्रम स्थान का विशेष है वो बहुत बड़ा है, असंख्यात गुणा वाला है। हाँ, वो असंख्यात गुणा वो असंख्यात गुणा वाला है। संक्रम स्थान का विशेष असंख्यात देखो, गुणा होगा X1 का तो वो X2 बहुत असंख्यात गुणा X1 होगा। X2 में जो डिफरेंस है, हाँ, वो सत्कर्म स्थान के जो विशेष से असंख्यात गुणा है। हाँ, बराबर। अभी वो असंख्यात गुणा है तो इतने बार असंख्यात लोक प्रमाण बार जो विशेष बढ़ता गया तो असंख्यात गुणा हो जाएगा, विशेष अधिक कैसे होगा? हाँ, यहाँ पे X1 से G1 ले लेंगे ना, तो X1 से XL लेना पड़ेगा। G1 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे X1 X2 के बीच में है, हाँ, इसलिए हाँ। सभी वहीं पर उत्कृष्ट संक्रम स्थान, तो G1 लेना। G1 वाला अंतिम का प्रथम स्थान हाँ। तभी घटित होगा, क्योंकि हमने हर एक के प्रथम स्थान घटित करने हाँ, हैं। ऐसे लगता है, मालूम नहीं मुझे। प्रथम परिपाटी के जघन्य संक्रम स्थान से वहीं पर उत्कृष्ट संक्रम स्थान विशेष अधिक है। क्योंकि सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण छोटा है, इसलिए उसके स्थान बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हाँ। परंतु ऊपर के जो है संक्रम स्थान उतने नहीं होते, वो परिणाम स्थान के अकॉर्डिंगली है। तो आगे क्या बताने वाले थोड़ा लिख लेते, फिर बाकी बात कल फिर दोबारा देखेंगे। देखो, अब अंतिम विकल्प से संबंध रखने वाले इस सत्कर्म को अभी हमने अंतिम विकल्प से संबंध रखने वाला सत्कर्म, यानी क्या कहेंगे? एस ग कहा ना हमने। हाँ, सग। लास्ट तो नहीं कह सकते। हाँ, सग कहेंगे। एक समय कम, अभी समय कम कर दो। पहले हमने 2 छाछर सागर तक घुमाया था, अब एक समय कम, 2 समय कम आदि के क्रम से काल पर्याय 2 छाछर सागर के सब काल को उतार कर एक समय कम कर दो, 2 समय कम कर दो, तो एक पूरा 1 छाछर सागर कम दो, फिर और नीचे आओ, फिर उसको भी कम करो। कहाँ तक? गुणित कर्मांशिक जीव के काल परिहानि से स्थान प्ररूपणा को बतलाते हैं। गुणित कर्मांशिक को ले लिया। यथा 7वीं पृथ्वी में मिथ्यात्व के द्रव्य को उत्कृष्ट कर तथा उसमें से एक गोपुच्छा मात्र कम करके और वहां से निकलकर
वहां निकला तभी एक गोपूछा कम बांधी थी उसने, वहां निकला है वो। तथा 2-3 तिर्यंच भवों को बिताकर अतिशीघ्र देवों में उत्पन्न होकर सम्यक को प्राप्त कर, बाकी सब बात वही रखी। एक समय कम 2 छासर सागर काल तक भ्रमण कर तथा दर्शन मोह की क्षपणा के लिए उद्यत हो अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में विद्यमान कोई एक गुणित कर्मवशिक जीव कितना लिया उसने? एक समय कम 2 छासर सागर। अब पहला वाला कौन सा लिया है? यही जीव 66 सागर। एक समय प्रबोधक कम बांधा, निकलते समय क्या किया? एक समय प्रबोधक कम बांधा और वहां पर एक समय कम बिताया। तो यहाँ कम बांधा था, उसके पास कम था, परंतु वहां एक समय कम उसने बिताया। हाँ। तो उसका एक समय प्रबोध बचा। हाँ। तो पहले वाला कौन सा लिया था हमने? पूरा लेके निकला था और पूरा 66 सागर बिताया था उसने। और ये जीव कौन सा लिया? एक समय प्रबोधक कम बांधा था और एक समय ऊपर स्थित है। देखो फिर पढ़ते हैं इसको। 7वीं पृथ्वी में मिथ्यात्व के द्रव्य को उत्कृष्ट कर तथा उसमें से एक गोपुच्छा मात्र कम करके और वहां से निकलकर तथा 2-3 तिर्यंच भवों को बिताकर अतिशीघ्र देवों में उत्पन्न होकर सम्यक्त्व को प्राप्त कर एक समय कम 2 छासर सागर काल तक भ्रमण कर तथा दर्शन मोह की क्षपणा के लिए उद्यत हो अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में विद्यमान कोई एक गुणित कर्मवशिक जीव पूरे 2 छासर सागर काल तक भ्रमण कर अधः प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में पूर्व में उत्पादित संक्रम स्थान सत्कर्म के समान है। इसलिए उसे छोड़कर इसे ग्रहण कर। यानी ये 2 जीव समान है, ये बताते हैं। पहले में जो अंतिम समय में विद्यमान था गुणित कर्मवशिक, अब ये कौन सा? एक समय कम करके आया है और एक समय कम बिताया। अब इसकी बात कल करेंगे क्योंकि ये दोनों को समान बताया। देखो कि ये पूर्व में उत्पादित जो अभी हमने संक्रम स्थान सत्कर्म देखा अंतिम वाला, उसकी और इसकी समानता है। यानी अभी दोनों की समानता बढ़कर एक एक को छोड़ेंगे, एक एक समय पहले। इसको काल परिहानि कहा ना, अभी हमने बताया ऊपर। ये फिर दोबारा यहाँ से लेंगे 742 वहां से। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देखो। अश्विन नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सब्ब सावणम। नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सब्ब सावणम। नमोर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सब्ब सावणम।